हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो किया था मौर्य साम्राज्य, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सभी जो हैं डिस्कस किए हैं। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही। और आज जो है हम मौर्य उत्तर काल के या गुप्त पूर्व काल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका टाइम पीरियड जो है 180 BC टू 319 AD जो है। तो AD और BC का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। BC जो काउंट किया जाता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसाइयों में जो यीशु मसीह हुए थे उनके जन्म से पहले के टाइम को जो है BC में काउंट किया जाता है, और बाद के टाइम को जो है AD में काउंट किया जाता है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुरू। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही क्या हुआ था, राजनीतिक एकता जो थी वो नष्ट होने लगी थी। और ये जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत सारे जो शासक थे उनके वर्गों का जो था उदय हुआ था, और देश के जो थे बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी होने लगे थे, जिससे क्या हुआ, विदेशी शासक जो थे इंडिया में आकर बसने लगे थे, जिनमें यूनानी, शक, कुषाण इत्यादि ये जो आक्रमण थे ये मेन थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले यूनानी, शक और कुषाण ये आक्रमण जो थे इन्होंने आरंभ किए थे आक्रमण भारत पर। मौर्योत्तर काल में विशिष्ट शासकों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया, और जिनमें मेन कौन से, तो पुष्यमित्र शुंग थे, खारवेल, गौतमी पुत्र शतकर्णी और कनिष्क, ये जो थे मुख्य थे मौर्योत्तर काल के राजा। मौर्य काल में सबसे ज्यादा ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन, मौर्य काल में कला और संस्कृति का अत्यधिक जो था विकास हुआ था। और मूर्ति कला जो थी ये गांधार की बहुत ही फेमस है, मथुरा की भी। मथुरा और गांधार से कई बार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मूर्ति कला के बारे में। और अमरावती शैली ये पनपी थी। संस्कृत के जितने भी साहित्य हैं इनकी रचना भी इसी टाइम में हुई है मौर्योत्तर काल में, जिसमें स्मृति और पुराण ये रचनाएं भी इसी टाइम में जो थी प्रारंभ हुई थी। तो जो लास्ट मौर्य शासक थे बृहद्रथ, इसकी हत्या की गई थी। इनके सैनिक थे पुष्यमित्र शुंग, इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी और शुंग वंश की जो थी स्थापना की गई थी। तो इसी शुंग वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो इसका जो टाइम पीरियड बताया गया है 187 BC टू 97 BC बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। तो शुंग वंश का जो टाइम पीरियड था 187 BC टू 97 BC था। तो अब डिस्कस करते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। जो पुष्यमित्र शुंग थे मौर्य सेनापति थे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिन्होंने क्या किया था, अंतिम शासक जो थे बृहद्रथ उनकी हत्या करके 184 BC में शुंग वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट ये डेट है, तो इसको याद रखेंगे। 184 BC बिफोर क्राइस्ट में इन्होंने क्या किया था, अंतिम मौर्य सम्राट के बारे में पूछा जाता है कि लास्ट मौर्य सम्राट जो थे कौन थे, तो बृहद्रथ थे, इनकी हत्या कर दी गई थी। और साथ ही साथ शुंग वंश की जो थी नींव रखी गई थी। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा उनकी हत्या का उल्लेख जो है वो मिलता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट है ये कि मौर्य सम्राट जो थे अंतिम बृहद्रथ, इनकी जो मृत्यु हुई थी, हत्या हुई थी, उसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में जो है इसका उल्लेख मिलता है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि पाटलिपुत्र के बदले उज्जैनी या विदिशा, एक ही नाम है, एक ही जगह के दोनों नाम हैं, तो अगर एक भी एग्जाम में लिखा आएगा तो उसी को टिक करना है आपने। उज्जैनी या विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे इनका धर्म जो था ये ब्राह्मण समर्थक थे, ब्राह्मणों को मानने वाले थे। और उनके जो पुरोहित थे तो पतंजलि थे। इनकी सहायता से इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र जो शुंग थे ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। और इनके पुरोहित कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो थे ये पतंजलि थे, और इनकी सहायता से इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है कि पतंजलि जो थे किसके पुरोहित थे, या पतंजलि किससे संबंधित हैं, तो पुष्यमित्र शुंग से या शुंग वंश से ये संबंधित थे। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था, तो इनका जो उत्तराधिकारी था ये अग्निमित्र था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जो उत्तराधिकारी था अग्निमित्र था। और कालिदास की रचना है मालविका अग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र शुंग के जीवन पर आधारित ये नाटक है, रचना है। इसके बारे में यहाँ पर इस बुक में जो है लिखा हुआ मिलता है। तो कालिदास की रचना है, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, मालविका अग्निमित्रम।
ये एग्जाम में बुक जो है आती है कि किसने लिखी है, तो कालिदास द्वारा ये लिखी गई है और ये किसके जीवन पर आधारित है, तो अग्निमित्र शुंग के जीवन पर आधारित है। अग्निमित्र के पुत्र हुए थे वसुमित्र। ये जो थे इंडो यूनानी शासक मिनांडर को इन्होंने जो था पराजित किया था। तो मिनांडर को किसने पराजित किया था, तो वसुमित्र ने पराजित किया था। और ये किसके पुत्र थे, तो अग्निमित्र के ये पुत्र थे। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था देवभूति था, जिसकी हत्या करके उसके सेनापति वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, कण्व वंश की स्थापना जो थी वो वसुदेव ने की थी। जो क्या कौन थे, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति, जिन्होंने हत्या की थी और उनके ही सेनापति थे ये। तो शुंग वंश के शासन काल में मनुस्मृति, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। शुंग वंश के शासन काल में मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति ग्रंथों, इन सब ग्रंथों की रचना हुई है। और इसी समय में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर टीका जो है महाभाष्यम भी लिखी है। तो पतंजलि द्वारा महाभाष्यम कब लिखी गई है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुंग वंश का शासनकाल था उस समय जब ये महाभाष्यम जो है लिखी गई है पतंजलि द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भरहूत में बौद्ध स्तूप, सांची स्तूप का प्रवेश द्वार और बोध गया का स्तूप, ये चारों ओर पत्थरों की वेदिका जो थी, यानी कि बोध गया में जो स्तूप था उसके चारों ओर जो वेदिका बनाई गई थी वो शुंग वंश के शासनकाल में ही बनाई गई थी। तो इसी समय तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोटस में बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बरहूत में बौद्ध स्तूप और सांची स्तूप का प्रवेश द्वार और बोध गया के स्तूप के चारों ओर वेदिका जो थी ये शुंग वंश का जो शासनकाल था उस टाइम बनी थी। और तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोटस में बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का जो निर्माण था ये भी इसी काल में करवाया गया है। मथुरा के मोर स्थान से संकर्षण, वासुदेव और अनिरुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जो उसी समय की हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कण्व वंश के बारे में, जिसका टाइम पीरियड जो है 75 BC टू 30 BC है। तो इसको याद रखेंगे, कण्व वंश का जो टाइम पीरियड है 75 BC टू 30 BC है। और वसुदेव ने जो था 75 BC में कण्व वंश की स्थापना की थी। इस वंश में केवल 4 ही शासक हुए थे। तो 4 शासक कौन से हुए थे, वसुदेव, भूमि मित्र, नारायण और सुशर्मन। तो फर्स्ट जो थे वसुदेव थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और सेकंड हुए भूमि मित्र, थर्ड हुए नारायण और लास्ट हुए सुशर्मन, यानी कि 4 इसके राजा हुए थे। और इन्होंने 30 BC के ईस्वी के पूर्व ही शासन किया। और इस वंश का अंतिम जो शासक था सुशर्मन, इसकी सातवाहन जो शासक था सिमुक, उसने हत्या कर दी थी और इस वंश का जो था वो अंत हो गया था। यानी कि लास्ट जो शासक हुए हैं सुशर्मन, इसकी हत्या किसने कर दी थी, तो सातवाहन शासक जो थे सिमुक, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिमुक ने, तो उन्होंने हत्या कर दी थी और इस वंश का जो था वो अंत हो गया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंद यवनों के बारे में। तो सर्वप्रथम हिंद यवन या यूनानी भी इनको बोला जाता है। सर्वप्रथम जो था यूनानियों ने हिंद कुश पर्वत पार किया था और ये अफगानिस्तान के अमू दरिया के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर शासन करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, बैक्ट्रिया पर ये शासन करते थे अमू दरिया के दक्षिण में और अफगानिस्तान में। तो सर्वप्रथम हिंद कुश पर्वत इन्होंने पार किया था, उसके बाद ये इंडिया में आए थे। नेक्स्ट है भारत पर सबसे अधिक आक्रमण यूनानियों ने किए, ये हिंद यूनानी भी कहलाए। तो सबसे ज़्यादा जो आक्रमण किए थे ये यूनानियों द्वारा किए गए थे और इन्हें हिंद यूनानी भी कहा जाता था। तो ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्रों पर जो था वो अधिकार कर लिया था। और सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर हुआ है, इसको याद रखेंगे। सबसे जो विख्यात यानी प्रसिद्ध जो शासक हुआ है, हिंद यूनानी शासक हुआ है, ये मिनांडर हुआ है। और इसका टाइम पीरियड जो है 165 BC टू 145 BC हुआ है। और यह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। तो मिलिंद नाम से भी किसको जाना जाता था, मिनांडर को जाना जाता था। यूनानी शासकों ने अत्यधिक संख्या में सिक्के चलाए, ये तो सभी को पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में सिक्के चलाए थे। और हिंद यूनानी शासक जो थे इनके द्वारा प्रचलित किए हुए सिक्कों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो सिक्के इन्होंने चलाए थे इन पर जो थे शासकों की कलाकृतियां थी, जिनको देख के पता लगता था कि किन किन शासकों द्वारा जो है सिक्के चलाए गए हैं। तो इनसे पता चल जाता था इनके सिक्कों को देख के कि किस किस शासक द्वारा जो है सिक्के चलाए गए हैं। तो सर्वप्रथम यूनानियों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। एग्जाम में कई बार आ चुका है, हिंद यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के प्रचलित किए थे।
यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया और हेलेनिस्टिक आर्ट जिसको कहा जाता है, यूनानी कला को संरक्षण दिया जिसको हेलेनिस्टिक आर्ट के नाम से जाना जाता है। भारत में गांधार कला जो है इसी का मिश्रित रूप है, यानी कि हेलेनिस्टिक आर्ट और इंडियन आर्ट से मिलकर जो बनी है वो बनी है गांधार कला, तो इसी का मिश्रित रूप है ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शकों के बारे में। तो शक जो थे ये मूलतः खानाबदोश और बर्बर जाति इनको माना जाता था, और ये 140 BC में शकों ने बैक्ट्रिया या पार्थिया जिसको कहा जाता है उस पर अधिकार कर लिया था, और धीरे धीरे इन्होंने यवनों का जो शासन था इसको समाप्त कर दिया। धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर देशों में ये बढ़ते गए, और साथ ही साथ इन्होंने तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी में भिन्न भिन्न अपनी संस्थाएं जो थी ये स्थापित कर दी थी। तो तक्षशिला का पहला जो शक शासक था ये मेउस हुआ था, इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला का पहला जो शक शासक है ये मेउस हुआ था। गांधार तथा पंजाब के पश्चिमी हिस्सा उसके घर में था, और मेउस उसका इसका जो उत्तराधिकारी था ये एजेज था। तो मेउस का जो उत्तराधिकारी था ये एजेज था, जिसने संपूर्ण पंजाब पर जो था शासन किया था, इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण शासन किया था इसने, कहाँ किया था, तो पूरे पंजाब पर एजेज ने जो था, जो मेउस का पुत्र था, इसने शासन किया था। और शकों की एक शाखा जो थी गुजरात में भी शासन कर रही थी, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये शासक है रुद्रदमन। इसका अभिलेख है जिसके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जूनागढ़ का अभिलेख। तो ये प्रमुख शासक थे गुजरात के, और जूनागढ़ से प्राप्त 150 AD आएगा। 150 AD का रुद्रदमन का जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो जूनागढ़ से प्राप्त 150 AD का जो रुद्रदमन का अभिलेख है वो कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो उसे संस्कृत भाषा में लिखा गया। और इस अभिलेख के अंदर है क्या, तो इसमें जो है सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का वर्णन मिलता है, यानी कि रेनोवेशन करवाई गई थी सुदर्शन झील की, झील आएगा यहाँ, सुदर्शन झील की जो रेनोवेशन हुई थी तो उसी के बारे में इस अभिलेख में जो है वो लिखा गया है। हर एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जाता है कि सुदर्शन झील के पुनरुद्धार या रेनोवेशन के बारे में जो है कौन से अभिलेख से पता चलता है, तो जूनागढ़ के रुद्रदमन के अभिलेख से जो है पता चलता है। और 150 AD का ये AD में प्राप्त हुआ था ये अभिलेख, इसको भी याद रखेंगे, 150 AD। नेक्स्ट है रुद्रदमन संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था, और संस्कृत में ही इसका ये अभिलेख लिखा हुआ है जूनागढ़ का। तो संस्कृत का ये बहुत अधिक प्रेमी था, उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किए थे, यानी कि शुद्ध संस्कृत भाषा में इसने जो थे अभिलेख जो थे अपने जारी किए थे। और रुद्रदमन व्याकरण, राजनीति, संगीत और तर्कशास्त्र का पंडित भी था। तो इम्पॉर्टेंट है, मालवा के शकों में अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसकी गुप्त वंश शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो थी हत्या कर दी थी, और प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो इम्पॉर्टेंट है, जो अंतिम शासक हुए थे मालवा में शकों के अंतिम जो शासक हुए थे रुद्र सिंह, इनकी हत्या किसने की थी, तो इनकी हत्या जो थी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा कर दी गई थी। और प्रथम बार इन्होंने मालवा क्षेत्र में जो थे व्याघ्र शैली से चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे शकों के पश्चात जो पल्लव या हिंद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। इनका मूल निवास स्थान जो था ईरान था। तो पल्लव जो इनको कहा जाता है, इनका मूल स्थान कहाँ था, तो ईरान था, और यहीं से ये लोग भारत आए थे। भारत का प्रथम पार्थियन शासक जो था माउस था, और उसका उल्लेख जो है खरोष्टी लिपि मोय नाम से मिलता है, यानी कि खरोष्टी लिपि में मोय नाम से इसको जाना जाता है माउस को। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कुषाण वंश के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पार्थियन के बाद जो थे ये जो कुषाण हुए थे ये यूची कबीले से संबंधित थे। तो कुषाण किससे संबंधित थे, यूची कबीले से ये संबंधित थे। और कुषाण वंश की स्थापना जो थी 15 AD में किसने की थी, कुजुल कडफिसेस ने की थी। तो इसको याद रखेंगे, थोड़ा सा ऑड नेम है लेकिन एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। कुषाण वंश की स्थापना जो है 15 AD में कुजुल कडफिसेस द्वारा की गई थी, और इसका अधिकारी जो था बिम कडफिसेस था। तो जो बिम कडफिसेस था उसने उत्तर भारत के बृहद क्षेत्रों में कुषाणों के अंतर्गत ये लेके आया था, और ये शिव धर्म को मानने वाला था। इंपॉर्टेंट है, जो बिम था ये शैव धर्म को मानने वाला था, इसलिए इसको महेश्वर की उपाधि भी दी गई थी। महेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की थी। और कुषाण वंश में इसी ने सर्वप्रथम जो थे सिक्के सोने के चलाए थे। कुषाण वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो बिम ने चलाए थे। और कनिष्क ने
78 कनिष्क जो है इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 78 ईस्वी में यानी कि 78 एडी में भारत के ये शासक बने थे और पुरुषपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पुरुषपुर को राजधानी जो था किसने बनाया था, तो कनिष्क द्वारा बनाया गया था। और इसी के साथ राज्यारोहण के समय ही कनिष्क ने किया था शक संवत आरंभ किया था। तो शक संवत किसके द्वारा आरंभ किया गया था? कनिष्क द्वारा आरंभ किया गया था। और कब ये आरंभ किया गया था? तो 78 एडी में इसको आरंभ किया गया था, जिस समय इन्होंने जो था राजकाज संभाला था उसी टाइम जो है शक संवत इनके द्वारा जो था शुरू किया गया था। और कनिष्क के शासनकाल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ यानी कि फोर्थ जो बौद्ध सभा हुई थी, संगीति हुई थी और कश्मीर के कुंडल वन में ये हुई थी, याद रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र द्वारा की गई थी और इसके जो उपाध्यक्ष थे ये अश्वघोष थे। तो इतना याद रखेंगे। और साथ ही साथ मैंने एक ट्रिक बताया था जो बौद्ध धर्म वाला चैप्टर है उसमें कि इनको कैसे याद रखना है बौद्ध संगतियों को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन कौन है? तो ये भी आगे मैं आपको चल के बताऊंगी कि ये कौन है, क्यों इनकी बात यहाँ की गई है। और इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र है, जिसमें शून्यवाद का प्रतिपादन जो है किया गया है। तो शून्यवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन भी इनको कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में तीनों के तीनों जो है बनते हैं। कनिष्क ने महाराज, इंपॉर्टेंट है, कनिष्क ने कौन कौन सी उपाधियां जो थी धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी, राजाधिराज की उपाधि धारण की थी, देवपुत्र की जो उपाधि थी ये धारण की थी। तो तीनों ही ये जितनी भी उपाधियां हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं। कनिष्क के कुल का अंतिम महान शासक जो था वासुदेव हुआ था। और उसके सिक्के जो इसने चलाए थे उस पर किसकी आकृति थी? तो शिव भगवान की आकृति वहां पर मिलती थी, जिससे उसके यूनानी संपर्क से दूर होने की पुष्टि मिलती है। यानी कि यूनानियों से ये दूर रहता था, शिव धर्म को अपनाता था, इसलिए इसके सिक्कों पर जो थी शैव धर्म की जो थी मूर्तियां या आकृतियां बनी हुई थी। तो नेक्स्ट है, कनिष्क के दरबार में मुख्य विद्वानों को संरक्षण प्राप्त है। कनिष्क ने जो था मुख्य विद्वानों को संरक्षण दे रखा था अपने दरबार में, जिसमें मेन थे अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र और चरक। तो नागार्जुन यही है जो विद्वान थे मुख्य। इन सभी को जो था ये कनिष्क द्वारा संरक्षण दिया हुआ था अपने राज्य में। तो अश्वघोष द्वारा क्या? अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी थी। तो इंपॉर्टेंट है, अश्वघोष द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? बुद्ध चरित्र जो है लिखी गई है। नागार्जुन द्वारा शून्यवाद का विचार दिया गया है, यानी कि शून्यवाद का प्रतिपादन जो है नागार्जुन द्वारा किया गया है। और वसुमित्र द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ, ये आ गया वसुमित्र द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ विभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र जो है वसुमित्र द्वारा लिखा गया है, इसकी रचना की गई है। और इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट चरक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे भी एग्जाम में नागार्जुन, चरक और अश्वघोष ये तो पूछे ही जाते हैं। तो चरक संहिता की रचना इन्होंने की थी जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? तो चिकित्सा शास्त्र से ये संबंधित है। और किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? तो चरक द्वारा जो थी इसकी रचना की गई थी। तो ये आज हमने डिस्कस किया मौर्य उत्तर काल, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने सारे ही फैक्ट देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और अगर ध्यान से आपने ये चैप्टर देखा होगा तो इजीली आप सारे ही जो एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक ईजिली पहुँच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।